हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल मास्टरमाइंड बाबा। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 12 हिस्ट्री का एक चैप्टर उपनिवेशवाद और देहात। सबसे पहले हमें इस चीज को समझना होगा आखिरकार उपनिवेशवाद जो शब्द है उसका मतलब क्या होता है और देहात क्या होता है। देखो, देहात का मतलब तो सिंपल से समझते हैं सब, गाँव। देखो, अभी तक हम समझते हैं कि अंग्रेजों ने शहरों पर किस तरीके से कब्जा किया, लेकिन शहरों से ज्यादा कब्जा अंग्रेजों का गाँव पे देखने को मिलता था। अब वो देखने वाली बात है कि कैसे। तो देखो, सिंपल सी बात होती है बेटा, गाँव है जो गांव किसी भी अर्थव्यवस्था की नींव का काम करते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, जब हम एक चीज समझते हैं, शहर पूरे तरीके से डिपेंडेंट है किस पर? गांव पर। क्यों? बिकॉज ऑफ कोई भी अगर इंडस्ट्री लगती है, इंडस्ट्री का मतलब है मैंने एक चीनी की मिल लगा दी, ठीक है, चीनी की एक मिल लगा दी, बहुत बड़ी बड़ी मशीनें लगा दी, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर दिया, लेकिन तब तक वो इन्वेस्टमेंट किसी काम का नहीं है जब तक गांव से आने वाला कच्चा माल यानी गन्ना मुझे नहीं मिलेगा। अब एक्चुअल में हमें पहले समझना होगा कि अंग्रेजों ने हम पे कब्जा किया क्यों था। पहले हम उपनिवेशवाद शब्द का मतलब समझते हैं। उपनिवेशवाद का मतलब क्या होता है कि जब कोई बड़ा देश होता है वो अपने छोटे देश की अर्थव्यवस्था को पूरे तरीके से अपने कब्जे में कर ले और उसका शोषण करने लगे, उसे अपना उपनिवेश बना ले, उसे अपना गुलाम बना ले। अंग्रेज राजनीतिक रूप से हमें गुलाम बना के क्या करेंगे? राजनीतिक रूप से गुलाम बनाने का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है देश की अर्थव्यवस्था को अपने कंट्रोल करना। क्यों? क्योंकि आर्थिक रूप से गुलाम बना लेंगे तो हमारे यहाँ से पैसा जाएगा उनके पास, है ना। तो आर्थिक रूप से गुलाम बनाना उनका सबसे बड़ा उद्देश्य था हमारा। और सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक देश है, ठीक है, ब्रिटेन है, इंडिया है। ब्रिटेन से इतना दूर कुछ एशिया की कंट्रीज को और कुछ अफ्रीका की कंट्रीज को उन्होंने क्या किया? गुलाम बनाया। अब एशिया और अफ्रीका की कंट्री को गुलाम बनाने का मोटिव क्या रहा होगा? ये कोई ना कोई कारण होता है हर एक चीज का, बिना कारण के कोई चीज नहीं की जाती। तो अब ये गुलाम बनाने का एक सबसे बड़ा कारण रहा होगा बच्चे, उद्योगीकरण। क्या रहा होगा? उद्योगीकरण। उद्योगीकरण का मतलब क्या है? उद्योगीकरण का मतलब है बहुत सारी कंपनियों का अचानक से लग जाना। अब ब्रिटेन में हुआ था उद्योगीकरण। जब ब्रिटेन में उद्योगीकरण हुआ तो अब देखो कंपनी लग गई। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया, हमने मशीनें बहुत लगा दी, लेकिन वो मशीनें किसी काम की नहीं है। क्यों? क्योंकि कच्चा माल नहीं है। तो एशिया और अफ्रीका जैसे देशों को उन्होंने रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल प्राप्त करने के लिए यूज किया, ठीक है। और सेकंड चीज, चलो रॉ मटेरियल मिल गया, प्रोडक्शन हो भी गया, ठीक है। आज हमने 1000 किलो चीनी बना ली, लेकिन वो 1000 किलो चीनी बेचने के लिए क्या चाहिए हमें? एक मार्केट। तो मार्केट के रूप में भी उन्होंने चेंज किया, यानी बाजार के रूप में भी बदला। क्या करते थे वो? हमारे यहाँ से कच्चा माल लेके आते, उद्योगीकरण के जरिए, यानी मशीनें थी उधर, मशीनों से बनाते, और मशीनों से बना के यानी जब वो एक परफेक्ट प्रोडक्ट के रूप में चेंज हो जाता, ठीक है, जब वो एक बढ़िया माल बन जाता तो उसे लाके हमारे देश में ही बेच देते। यानी 1 रुपए की चीज लेके जाते, 10 रुपए की बेच देते, यानी इंटू 10 प्रॉफिट पे वो हमारे यहाँ पे काम करने लगे। तो समझ आया किस तरीके से उन्होंने हमारी अर्थव्यवस्था को पूरे तरीके से अपने कवर अप किया। तो अब अंग्रेज आए और यहाँ पे आके बिल्कुल स्थापित हो गए अचानक से, ऐसा तो नहीं रहा होगा। अंग्रेजों को भी आके यहाँ पे स्ट्रगल करना पड़ा होगा बहुत ज्यादा। तो सबसे पहले बात आती है बेटा इधर ईस्ट इंडिया कंपनी की। ईस्ट इंडिया कंपनी ये पहली कंपनी है जो भारत के ईस्ट हिस्से यानी बंगाल में सबसे पहले स्थापित होती है। ये कंपनी जब बंगाल में स्थापित हुई तो उस टाइम पे इसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ व्यापार करना था, लेकिन धीरे धीरे करते 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 बंगाल के जो दीवानी अधिकार थे, क्या थे? दीवानी अधिकार अपने कब्जे में करने शुरू कर दिए। दीवानी अधिकारों का मतलब क्या होता है? कर से रिलेटेड कोई भी काम। कर मतलब टैक्स, है ना, यानी रेवेन्यू का जितना काम था उन्होंने अपने अंडर कर लिया पूरे तरीके से। यानी बंगाल की अर्थव्यवस्था को पूरे तरीके से उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया। अब उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया तो कोई भी जो कैपिटलिस्ट है या पूंजीपति है, सिंपल सी बात है, वो क्या चाहेगा? मैक्सिमम प्रॉफिट। अब उन्हें मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे मिल सकता था? जब हाई टैक्स रेट हो, यानी टैक्स हाई होगा, जितना ज्यादा कर लगाएंगे उतना ज्यादा उन्हें क्या मिलेगा? जितना ज्यादा टैक्स लगाएंगे उतना ज्यादा उनकी आय होगी ना। अब जैसे जैसे उनकी आय बढ़ती आएगी, कहने वाला अंग्रेजों का लालच और बढ़ता आएगा। क्यों? क्योंकि हमने एक रूल पढ़ा है कि जो मनुष्य की जरूरतें होती हैं वो कभी पूरी नहीं होती। यानी आज अगर हमारे पास 10 रुपए तो हम कल चाहेंगे मेरे पास 20 हो, 20 है तो 200 हो, 200 तो 2000 हो, 2000 है तो 2 लाख हो। कहने का मतलब क्या है कि अगर जितना मेरा सेटिस्फेक्शन है, दैट्स मीन जितना मेरे को मेरी नीड पूरी कर रहा है, उतना पैसा कभी मेरे लिए पूरा नहीं है। जैसे जैसे पैसा बढ़ेगा वैसे वैसे मेरी नीड्स बढ़ती जाएंगी। तो कहने वाला क्या है? अंग्रेजों ने टैक्स बढ़ाना शुरू किया, कंटिन्यू टैक्स बढ़ाना शुरू किया, लेकिन टैक्स बढ़ाने से कोई फायदा उन्हें देखने को नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे ना स्थायी कृषि का अभाव था। स्थायी कृषि का मतलब क्या है?
कि एक जगह पर टिक कर खेती नहीं करते थे। जब एक जगह पर टिक कर खेती नहीं होती तो टैक्स वसूल पाना बड़ा मुश्किल, क्योंकि जमीन नपवाने के बाद ही तो पता लगेगा कौन सी जमीन से कितना टैक्स आएगा। अब मान लो भैया बंजर भूमि है, बंजर भूमि का कोई मालिक है, उसे जाके मैं बोल रहा हूँ भाई टैक्स दे, जमीन तो तेरी भी है लेकिन उसमें कुछ प्रोटेक्शन तो हो नहीं रहा, तो वो टैक्स कहाँ से देगा, है ना। तो सबसे बड़ी बात होती है कि कौन सी जमीन किसके नाम है, यानी एक फिक्स हो जाए ना कि यहाँ पे इस साल कृषि होगी ही होगी। अब क्या हुआ, जो झूम खेती कर रहे हैं, झूम खेती होने लगे, एक जगह पे टिक नहीं रहे, एक जगह कभी इधर कभी उधर कभी उधर, तो उनका सबसे बड़ा तरीका क्या होगा बच्चे, उनका तरीका होगा कि वो एक जगह पे रुकेंगे ही नहीं। अंग्रेज कहाँ ढूंढते रहेंगे उन्हें टैक्स वसूलने के लिए, है ना। तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी था कि वो कृषि को क्या बनाए, स्थायी बनाए। अब मैं अभी आपको हर एक चीज एक्सप्लेन करूंगा कि स्थायी कृषि बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, कैसे कैसे कदम कब कब उन्होंने उठाए। क्लियर। तो अब देखिए अंग्रेजों ने किस तरीके से अपने इनकम को बढ़ाने के लिए तरीके अपनाए, कैसे कैसे हथकंडे अपनाए। तो देखो 1793 में अंग्रेजों ने क्या किया, इस्तमरारी बंदोबस्त लागू कर दिया। क्या कर दिया, इस्तमरारी बंदोबस्त, या इसे स्थायी बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है। यानी इसके तहत क्या हो गया कि जो टैक्स है वो फिक्स कर दिया गया। टैक्स फिक्स करने का मतलब क्या है कि कर दिया इतना टैक्स इस जमीन से आएगा तो आएगा, है ना। यानी 1793 में जैसे ही इस्तमरारी बंदोबस्त लागू होता है, तो इस्तमरारी बंदोबस्त लागू होते ही किसानों द्वारा लिए जाने वाले टैक्स को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। और सबसे बड़ी चीज क्या की, टैक्स को वसूल करना किसकी जिम्मेदारी हुआ करती थी, जमींदारों की। किसकी, जमींदारों की। अगर जमींदार किसानों से टैक्स लेके टाइम पे नहीं चुकाते तो जमींदारों की जमीन को क्या कर दिया जाता था, जमीन को नीलाम किया जाने लगा। क्या किया जाने लगा, नीलाम। इसके नीलामी के लिए इन्होंने एक विधि अपना ली थी, उस विधि का नाम था सूर्यास्त विधि। क्या नाम था, सूर्यास्त विधि। सूर्यास्त विधि का मतलब क्या था कि यदि सूर्य अस्त होने से पहले पहले टैक्स ना चुकाया गया, यानी मान लो एक डेट फिक्स की हुई है, आने वाली 31 दिसंबर फिक्स है, अगर 31 दिसंबर के सूर्यास्त से पहले पहले यानी सूर्य के अस्त होने से पहले पहले टैक्स ना चुकाया गया तो क्या होगा, उनकी जमीन को क्या कर दिया जाएगा, जमींदारों की जमीन को नीलाम कर दिया जाएगा। अब नीलाम, ये अंग्रेजों ने एक तकनीक अपना ली, है ना। लेकिन आधे से ज्यादा जो नीलामी हुआ करती थी वो फर्जी हुआ करती थी। नीलामी क्या होती थी, फर्जी। यानी जमींदारों ने उसका भी तोड़ ढूंढ लिया, अपनी जमीन को बचाने के तरीके अपना लिए। जमींदारों ने क्या करना शुरू किया, जमींदारी की नीलामी से बचने के लिए अपनी माता या बहन या फिर पत्नी के नाम पे जमीन कर देते थे। क्यों, क्योंकि जो जमीन महिला के नाम पे होती थी उसे कभी नीलाम नहीं किया जाता था। पहला तरीका तो इन्होंने ये अपनाया अपनी जमीन को बचाने का, जमींदारों ने। अंग्रेजों ने दिमाग लगाया, उनकी जमीनें छीननी शुरू की, जमींदारों ने दिमाग लगाया उन्हें जमीन देंगे ही नहीं हम, जाओ कर लो जो करना है। उससे अगला दिमाग क्या लगाया, वो अपने ही एजेंट्स को नीलामी में भेज देते थे। यानी नीलामी ऊंची ऊंची दरें लगाई जाती थी, खरीद ली, उसके बाद पैसे देते टाइम दिए ही नहीं। यानी ऐसे ही कई बार नीलामी को क्या किया गया, कई बार नीलामी को बार बार मतलब टाइम बर्बाद किया गया। अब जैसे बार बार अब नीलामी करते करते अंग्रेज भी परेशान हो जाते थे तो उस जमीन को छोड़ ही देते थे। एक ये तरीका अपनाया गया है ना, यानी फर्जी नीलामी। क्या की गई, फर्जी नीलामी, अपने एजेंट को भेज देना, है ना, अपने एजेंट को भेज देना। तीसरा तरीका अपनाया, चलो अब जमीन बिक भी गई, फर्जी भी नहीं हुई, असली में हो गई, तो उधर उन्होंने कहीं अपने लठियाल रखे हुए थे। लठियाल, लठियाल का मतलब क्या होता है, जो लठधारी होते हैं ना, कहने मतलब लठ अपने पास रखते हैं, आया कोई दिया खींच के चल बाहर, जमीन हमारे जमींदार की है, हमारे ठाकुर साहब की जमीन है ना, हमारे साहब की जमीन है, हमारे महाराज की जमीन है, हमारे राजा की जमीन है ना। लाइक ऐसे जो बड़े बड़े एकदम नाम हुआ करते थे ना, उन्होंने लठियाल रखे और जो भी जमीन छीनने आया उन्हें भगा दिया। ये कुछ तरीके होते थे जिससे कि वो अपनी जमीन को बचा लेते थे। क्लियर। अब इसके बाद एक क्वेश्चन आता है, चलो जमीन नीलाम करने का एक फॉर्मूला अपना लिया सूर्यास्त विधि के टाइम। अब आखिरकार जो जमींदार होते थे वो टैक्स क्यों नहीं पे करते थे, जमींदार टैक्स पे करने में क्यों चूक जाते थे, यानी आखिरकार जमींदार क्यों रह जाते थे टैक्स पे करने से। ठीक है, क्वेश्चन उठता है। तो सबसे पहला तो टैक्स की हाई रेट। हाई टैक्स रेट का मतलब क्या है, कितना ज्यादा टैक्स का रेट हाई कर दिया कि अब देखो शुरुआती दरें महंगी होने वाले क्या है, शुरुआती दर, एक शब्द इधर ऐड कर देता हूं, शुरुआती दर। शुरुआती दर का मतलब क्या है भाई, अंग्रेजों ने एक चीज कह दी थी कि टैक्स फिक्स रहेगा। अब टैक्स फिक्स रहेगा तो उन्होंने शुरुआत में टैक्स को क्या कर दिया, काफी हाई कर दिया, ताकि आने वाले टाइम पे टैक्स इतनी आसानी से बढ़ाने की जरूरत ना पड़े। हाई टैक्स रेट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा बच्चे, हाई टैक्स रेट के बाद अगला पॉइंट आएगा
अकाल, यानी उस टाइम पे कृषि के बार बार अकाल पड़ रहे थे, फसल उग नहीं रही थी, फसल उग नहीं रही थी तो जमींदार को किसान पे नहीं कर रहे थे। अब जब किसान उन्हें पे नहीं कर रहे थे तो वो कैसे पे करते, है ना। फिर उससे अगला पॉइंट आएगा किसानों द्वारा जानबूझ के पे ना करना, किसानों द्वारा जानबूझकर कर देने में देरी। जानबूझकर कर देने में देरी का मतलब क्या है कि कई बार क्या होते थे, किसान जोतदारों की बात में आके टैक्स लेट देते थे। अब जोतदार उन्हें कह देते थे कि तुम टैक्स लेट दो, क्यों? क्योंकि उन्हें पता था अगर ये टैक्स लेट देंगे तो जमींदारों की जमीन नीलाम हो जाएगी, और जमींदारों की जमीन नीलाम होगी तो उस नीलामी में हिस्सेदारी कौन करेंगे? उस जमींदार की, मतलब उस नीलामी में हिस्सेदारी करेंगे जोतदार, और जोतदार जाके उस जमीन को ले लेंगे। और जैसे ही जोतदार उस जमीन को ले लेंगे तो जोतदारों की जमीन लेते ही क्या होगा, जो जमींदार की जगह होगी वो कौन ले लेगा? जोतदार। सबसे बढ़िया तरीका हुआ करता था जमींदार बनने तक का रास्ता। ये भी पॉइंट क्लियर। अब अगला टॉपिक आता है हमारा एक कि ये जो वीडियो में हम कर रहे हैं ऑल कवर हो रहे हैं, कहने का मतलब है बहुत जल्दी 15 से 20 मिनट की वीडियो में पूरा चैप्टर हो जाएगा आपका। तो इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहे और एंड तक जितने पेपर आने हैं, जितने क्वेश्चन आने हैं पेपर में, हर एक क्वेश्चन इसमें सॉल्यूशन हो जाएगा आपका, ठीक है। तो अब अगला टॉपिक अब हम जब देखते हैं तो एक क्वेश्चन उठता है भाई दिमाग में कि आखिरकार जो जोतदार थे वो जोतदार के ताकतवर हस्ती बनकर उभरने के क्या कारण थे। अब देखो कि जोतदार कैसे एक ताकतवर हस्ती बनकर उभरे जमींदारों के मुकाबले, जमींदार कैसे साइड हो गए और जोतदार एक कैसे ताकतवर हस्ती बन गए, वो हमें समझना है। तो देखो सबसे पहला पॉइंट आएगा भाई, जो जोतदार थे, ठीक है, वो गांव में निवास करते थे, यानी गांव में रहा करते थे। अगर ये गांव में रह रहे हैं तो ये किसानों के क्या होंगे? किसानों के करीबी होंगे, है ना। जब ये किसानों के करीबी थे, और जो जमींदार थे, जमींदार कहाँ रहा करते थे? शहरों में। अब जोतदार रह रहे हैं गांव में, जमींदार रह रहे हैं शहरों में, तो किसका कनेक्शन अच्छा होगा गांव के किसानों के साथ? जोतदारों का, है ना। जब जोतदारों का गांव के किसानों के साथ कनेक्शन अच्छा था तो किसान किसकी बात को मानेंगे? जोतदार की बात को। अब वो क्या करते हैं, जो जोतदार हुआ करते थे वो क्या करते हैं कि जानबूझकर टैक्स पेमेंट करवाने में किसानों से देरी करवा देते। अब जैसे ही किसानों से टैक्स पेमेंट देरी होती तो टैक्स पेमेंट के देरी होते ही क्या होता बच्चे, कि अब किसानों ने टैक्स पेमेंट में देरी कर दी, सूर्यास्त विधि लागू है, सूर्यास्त विधि लागू है तो टैक्स पे में देरी होते ही क्या होगा? जमींदारों की जमीन नीलाम होगी। अब जमींदारों की जमीन नीलाम होते ही कौन जाएगा जमींदारी खरीदने? जमीनें खरीदने कौन पहुंच जाता था? जोतदार। यानी जो जमीन किसकी थी? जमींदारों की थी, अब वो किसकी हो चुकी है? जोतदारों की। तो अब ताकतवर कौन दिखाई देगा? जोतदार। क्लियर है। ऐसे ही इस पार्ट में बस इतना ही। अब जो नेक्स्ट पार्ट होगा मेरा इस वीडियो का, उसमें मैं आपका चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।